हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, फाइनली मैं आप सभी के लिए एक लॉन्ग स्टोरी लेके आ गई हूँ। और उससे पहले मैं एफएफ के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हो। आई नो वीडियो अपलोड होता रहा है, लेकिन मैं नहीं थी। ये रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो हॉरर वाला था। एंड मैं मिस कर रही थी आप सभी को, क्योंकि एग्जाम के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, जो माइंड को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, वो आप लोगों के साथ बात करके रिलैक्स फील होता है। तो इसीलिए मैं और खुद को रोक नहीं पाई और लॉन्ग स्टोरी लेके आ गई। ओके, तो अब बहुत बकवास कर लिया। आई नो मेरी बकवास बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, तो माइंड मत करो। चलो मैं एफएफ के बारे में बता दूँ। इस एफएफ का नाम है लव नेवर एंड। और हाँ, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक शैंगवन फैन फिक्शन है। इसमें टॉप हमारा विंग है एंड बॉटम हमारा लानवांगजी है। एंड ये एक ओमेगा वर्स है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ओमेगा हमारा लानवांगजी होगा। तो ये मैंने कुछ डिफरेंस करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो स्टोरी के डिटेल्स देंगे। उससे पहले जो लोग अभी मेरे वंशन फैन फिक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि मैं कोई वंशन फैन फिक्शन डालूंगी, यार पहले देखो यार, मेरे चैनल पर जाकर चेक करो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर वंशन फैन फिक्शन है। मैंने शायद एक ही लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट किया था, जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने से ही, मतलब पहले से ही मैंने स्टार्ट किया था, वो शैंगवन फैन फिक्शन माई एम्परर। उसे खत्म करने में मुझे बहुत वक्त लगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत मैंने लॉन्ग बनाई थी और बीच बीच में मैंने रोक गई थी। और सबसे बड़ी बात, मैं दोनों को ही प्रेफर करती हूँ, वंशन एंड शैंगवन दोनों को ही एक्सप्लेन करती हूँ, शेयर करती हूँ। आई नो उस लॉन्ग स्टोरी के बाद मैंने कोई भी मतलब शैंगवन लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट नहीं किया है। इसका रीज़न था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और मैं जब भी सोचती हूँ ना कोई भी स्टोरी, तो मेरे दिमाग में शैंगवन लॉन्ग स्टोरी आ जाती है। मतलब छोटा स्टोरी मेरे से होता ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। बट ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं है, मैं बोल रही हूँ क्योंकि स्टोरी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उतना लॉन्ग नहीं होगा। और हाँ, अब इसमें कितना पार्ट होंगे मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ कोई मुझसे पार्ट मत पूछना कि कितने पार्ट्स होंगे, यार नहीं पता है मुझे। मतलब ये स्टोरी लाइन पे डिपेंड करता है कि मैं कितना खत्म कर पाती हूँ उस पर। सो प्लीज़ मत पूछना यार, ऐसे मुझे बहुत कमेंट मिलता है कि दीदी इसका कितने पार्ट होंगे। भाई मत पूछो यार, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता। अच्छा, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, जन्मों से कोई पत्थर दिल बनकर नहीं आता है। वो इंसान तभी एक पत्थर दिल बनता है जब उसके मन में गुस्सा हो, पेन हो, धोखा हो, और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान को आप प्यार करते हो पूरे दिल से, उसे खोने का पेन हो। वो इंसान तभी पत्थर दिल बन जाता है जब उसके सामने ही उसकी पूरी लाइफ तबाह हो जाता है। वो इंसान तब जाके पत्थर दिल बनता है। और जब वो इंसान पत्थर दिल बन जाता है ना, तब उसे कोई भी इमोशन फील ही नहीं होता है। उसे लगता है कि उसने पहले ही बहुत पेन झेल लिया है, तब उसके पास कुछ भी पेन आए, कोई भी पेन आए, उसे फील नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिल में बहुत से पेन होता है, जो पेन उसके दिल को, उसके दिमाग को पत्थर बना देता है। एक इंसान तभी टूटता है जब उसके सामने ही उसकी पूरी दुनिया एक मिनट में ही बर्बाद हो जाता है, दबा हो जाता है। जब आपको एक ही टाइम पर पेन, किसी इंसान को खोना जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और नफ़रत या गुस्सा हो, तब दिल में हर चीज़ के इमोशन बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तब इंसान एक ऐसा इंसान बन जाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। वो एक टूटा हुआ इंसान बन जाता है। उसके दिल में अब कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं होता है। धीरे धीरे वो दिल इतना ज़्यादा टूट जाता है कि अब वो कोई भी फीलिंग्स फील नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक मंज़र हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे खून से सना हुआ एक रूप में एक इंसान, जो अपनी आधी मरी हुई हालत में था, वो देख रहा था आसपास इंसान दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भीख मांग रहे थे, बोल रहे थे छोड़ देने के लिए, लेकिन कोई इंसान भी उन लोगों को मर्सी नहीं दे रहा था। वो सब लोग जल रहे थे, आग में मर रहे थे, तलवारों के वार में, तलवारों के हमले में, जहाँ पे वो लोग चीख भी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, यंग, सब लोग। वहीं पर एक इंसान जो ये सब कुछ अपनी आधी सांस जो वो ले रहा था, उसी हालत में देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पेन था, नफ़रत था, और सबसे बड़ी बात, बिट्रेट था। धोखा इंसान को बदल देता है, और जब इंसान को धोखा मिलता है ना, तब उसे रियलाइज़ होता है कि दुनिया कितना जालिम होता है। वो इंसान यही सब कुछ सोच रहा था। उसके हाथ में तलवार था, लेकिन उसकी बॉडी पर ताकत नहीं था। वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। एक अधमरी हालत में था, जहाँ पे वो आंखें खोल कर देख तो पा रहा था, ना ही वो हाथ हिला पा रहा था, और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। जहाँ पे जगह जगह लोग दौड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे पूरे लाशों का ढेर बन जाता है, कुछ नहीं बचता। आग लगा हुआ था, चारों ओर आग जल रही थी। इंसान जो इतनी देर से चिल्ला रहे थे, वो लोग अब चिल्ला नहीं रहे थे, क्योंकि उनको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। ये सब कुछ वो इंसान देख रहा था। उसके आँखों में जितना पेन था, उतना ही ज़्यादा गुस्सा था। उसे बदला चाहिए था,
लेकिन वो सोच रहा था क्या वो बदला ले पाएगा या फिर आज ही उसका मौत हो जाएगा, आज ही उसे इस दुनिया से चला जाना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं चाहता है। इन सब के लिए जो जिम्मेदार है उसे मारना चाहता है वो। बदले की आग उसके दिल में बस चुका था। जो बदला उसे लेना है, उसे उठना है, उसे ज़िंदा रहना है, उसके दिल में था कि नहीं, मुझे उठना होगा, मुझे अपना बदला लेना होगा। इन सब चीज़ों के लिए उस इंसान को, जिस इंसान ने ये सब कुछ किया है, उसे मारना होगा। तभी जाके उसके रूह और उसके पूरे परिवार जो आज मर चुका है वो शांति पाए, उनके आत्मा को वो शांति दे पाए। इसी कश्मकश में वो अपने दिल से लड़ रहा था, जहाँ पे उसे लग रहा था कि वो ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन उसे ज़िंदा रहना है। उसका दिल जितना भी उसे कहे कि अब वो नहीं कर सकता है, लेकिन उसे करना होगा। उसका गुस्सा, उसकी पेन, जो आज सब कुछ खोने के लिए, सब कुछ जो आज वो खो चुका था, उस खोई हुई सब कुछ उसे वापस लाना है। हाँ, वो अपने परिवार को नहीं ला सकता है, जहाँ पे उसके परिवार के हर एक इंसान जिसके सामने बेजान गिरा हुआ था, जिनके आंखें बंद थी, सांसें रुकी हुई थी और खून से सना हुआ था, जो अब जिंदा नहीं है, उनके लिए वो बदला लेगा। उसे उठना होगा, उसे जीना होगा, उसे बदला लेना होगा। इसी कोशिश में वो अपने तलवार को टाइटली पकड़ता है और वो उठने की पूरी कोशिश करता है। उठने की पूरी कोशिश करते हुए वो अपने तलवार को पकड़ कर उठता है और वो चारों तरफ देखता है। वहाँ पे अब कोई नहीं था, सब लोग एक लाशों की ढेर बन चुका था। वो जगह अब रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। वो पूरा जगह एकदम जल चुका था। घरों में, हर घर में आग लगा हुआ था, जो धीरे धीरे उस घर को एकदम जला चुका था। अब वहाँ पे कुछ नहीं था सिवाय लाशों के ढेर के अलावा, जहाँ पे वो एक अकेला इंसान जो अब खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू था, गुस्सा था, नफरत था, बिट्रेट था। और वो अपने तलवार को अपने हाथ में लेता है और अपनी आप से वादा करता है, मैं वादा करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए मैं बदला लूँगा। अपने परिवार को जो खोने का दर्द मैंने झेला है ना, उन सब चीज़ों का मैं बदला लूँगा। मैं वापस आऊँगा और बहुत जल्द आऊँगा, और जिस टाइम मैं आऊँगा ना, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूँगा। हर एक चीज़ का बदला लूँगा मैं। आज मैंने जो कुछ भी खोया है ना, उन सब चीज़ों का बदला लूँगा। मैं वापस आऊँगा, अभी नहीं तो कहीं और से ही मैं आऊँगा। और जब मैं आऊँगा, मैं ताकतवर बन के आऊँगा और एक नया इंसान बन के आऊँगा जो तुम्हारी लाइफ को हेल बना देगा। मैं ज़रूर आऊँगा और अब मैं तुम्हें वो सब कुछ फील करवाऊँगा जो मैंने फील किया है, अपने परिवार को खोने का, धोखे का। जब अपने ही प्यार अपने से दूर हो जाता है तो कैसा लगता है, तो मैं सब कुछ रियलाइज़ करवाऊँगा और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती किया है, मुझसे पंगा लेकर, मेरे परिवार को मार कर। और वो परिवार जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, आज वो परिवार जैसे खून से सना हुआ था ना, ठीक वैसे ही तुम्हारे कदमों में मैं तुम्हारे परिवार को खून से सना हुआ देखना चाहता हूँ। ये वादा है मेरा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। ये कहकर वो तलवार को लेकर वहाँ से बहुत ही मुश्किल से चलते हुए जा रहा था। उसके आंखों में नफरत था, बिट्रेट था, और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में अब रिवेंज लेने का वो जुनून था जो वो आज लेकर रहेगा। यही सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे क्लैन थे एंड इनमें से सबसे बड़ा क्लैन एक ही था एंड रूलर भी था। उस क्लैन का नाम हीलिंग डायनेस्टी था। सब लोग उस क्लैन को हीलिंग डायनेस्टी कहते हैं, यानी कि वो एक बड़ा राज्य था। उसके बाद जाके जिन क्लैन आता है, जिन क्लैन, नी क्लैन, जियांग क्लैन, वेन क्लैन, शू क्लैन, मो क्लैन, ये सारे क्लैनों को रूल एक ही राज्य करता है और वो हीलिंग डायनेस्टी है। हीलिंग डायनेस्टी जो सबसे बड़ा क्लैन था एंड हीलिंग डायनेस्टी का किंग वू वुशियान द हीलिंग पैट्रियार्क और द डेमोनिक किंग भी कहा जाता है, जहाँ पे उनका रुतबा बहुत बड़ा था एंड उनका क्लैन जितना बड़ा था उनकी डोमिनेशन उतना बड़ा था। वो एक डोमिनेटेड अल्फा भी था एंड उनके पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितना रुतबा था ना, उतना किसी का नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हीलिंग पैट्रियार्क से डरने वाला पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड है, यानी कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो द डेमोनिक किंग से ना डरता हो। डेमोनिक किंग द वी वुशियान जो अभी हीलिंग डायनेस्टी का करंट किंग है, उससे पहले वी वुशियान द डेमोनिक कल्टीवेटर की फादर पहले किंग थे एंड उसके बाद जाके अब हीलिंग डायनेस्टी का करंट किंग वुई वुशियान हो चुका था। एंड वुई वुशियान ने जब अपना तख्त संभाला था तब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उन्हें बदल दिया था। उन्होंने पूरी तरीके से कल्टीवेशन वर्ल्ड को बदल दिया था, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन सब कुछ चेंज कर दिया था। जहाँ पे ये सब कुछ देखकर कुछ लोग जितना खुश थे, कुछ लोग ना खुश भी थे, लेकिन कोई भी हीलिंग पैट्रियार्क के ऊपर जाने की हिम्मत भी नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है द डेमोनिक कल्टीवेटर, द डेमोनिक किंग जब गुस्सा हो जाता है तब वो क्या कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी उनके ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करता है। जहाँ पे अब हम लोग हीलिंग डायनेस्टी का देखते हैं। हीलिंग डायनेस्टी के सभा में हीलिंग पैट्रियार्क जब अपने सभा में बैठा हुआ था, लेकिन उनके आंखों में गुस्सा था, जहाँ पे वो बैठकर सारे मंत्रियों की तरफ देख रहा था, ग्लेयर कर रहा था। उनकी जो डोमिनेटिंग फेरोमोन्स था वो बाहर आ रहा था एंड उन फेरोमोन से सारे जो मंत्रियाँ थे वो डरने लगे थे, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था।
लेकिन विंग यानी कि वो विशान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो गुस्से में कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने बताया था कि ये जो क्लैन है ये मेरा है, इन क्लैन में मेरा राज चलेगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे क्लैन को कब्जा करने की? हाँ, तुम लोगों को नहीं पता है द डेमोनिक किंग कल्टीवेटर अगर अपने ऊपर आ जाता है तो क्या करता है? अपनी हद में रहो। अगर दोबारा ऐसी करने की कोशिश किया तो मैं वार्निंग देने वाला इंसान नहीं हूँ, तुम्हें पता है। मैं दूसरी बार नहीं कहूँगा। तो अपने दिमाग में ये भर लो कि वो क्लैंस मेरा है। अगर उन पर कोई भी कब्जा या फिर हक जमाने की कोशिश भी किया ना तो मैं उसका सर उसके कलम से अलग कर दूंगा। समझ गए मेरी बातें? यहाँ पे ये सब कुछ सुनकर सब लोग नोट करते हैं। उनके मुंह से कोई जवाब तो वो दे ही नहीं पा रहे थे क्योंकि डर के मारे उनका तो हालत ख़राब हो रहा था। लेकिन वुशान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने थ्रोन से उठता है और वो एक बार सबकी तरफ ग्लेयर करता है और वो कहता है, कोई भी इंसान मेरे पीठ पीछे अगर धोखा देने की कोशिश किया, ये कहकर वो अपने हाथ में एक चीज़ अपीयर करता है और वो दिखाते हुए कहता है, ये चीज़ तो तुम लोग जानते होंगे, तुम लोगों का मौत है ये। मरना नहीं चाहते तो एक बात हमेशा याद रखना, वो शान सब कुछ बर्दाश्त करेगा लेकिन धोखा और झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जो डोमिनेटिंग फेरोमोन्स थे वो पूरे जो सभा है वहाँ पे फैला हुआ था, जिस वजह से वो लोग सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। जब वो शान अपने थ्रोन से उतरकर उस सभा से बाहर चले जाते हैं तब जाके वो लोग सांस ले पाते हैं। वो लोग लिटरली अपने घुटनों पर आ गए थे। किसी की नाक से खून निकल रहा था, कोई जैसे कि बेहोशी हालत में था। जहाँ पे उस थ्रोन के सामने ही एक और कुर्सी था और थ्रोन था, लाइक बड़ा थ्रोन नहीं, वो छोटा वाला ही थ्रोन था। वहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ था जिनकी हालत भी थोड़ा ख़राब था क्योंकि वो शान के फेरोमोन्स ने उनके ऊपर भी असर किया था। जहाँ पे वो भी थोड़ा गुस्से में थे एंड सारे मंत्रियों को देख भी रहे थे। उनकी सांसें भी अटक गया था लेकिन फिर भी वो भी गुस्से में थे। एंड वहाँ पे क्लैन लीडर्स भी थे, जहाँ पे क्लैन लीडर्स भी उनकी हालत भी ख़राब था, जहाँ पे वो लोग भी गहरी गहरी सांस ले रहे थे। जहाँ पे वो इंसान वो उठता है, उठने के बाद वो कहता है, ये मेरे बेटे का आखिरी चेतावनी होगा। तुम सबको पता है कि अगर मेरे बेटे को गुस्सा आ जाता है तो वो क्या करता है, तो याद रखना, धोखा करने की कोई भी गुस्ताखी मत करना। अगर ये गुस्ताखी हुआ तो मुझे नहीं पता कि आगे जाके मेरा बेटा क्या करेगा। ये कहकर वो भी उस सभा से निकल जाते हैं। जहाँ पे कुछ क्लैन लीडर्स थे जो चुपचाप थे, वो डरे हुए थे, और कुछ क्लैन तो गुस्से में थे। जहाँ पे सबसे पहला जो क्लैन था वो वेन क्लैन था। वेन क्लैन के जो कुल प्रमुख थे वेन रोहान, वो गुस्से में था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो वहाँ से सभा से उठते हैं, उठने के बाद वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। असल में इन सभा में जो भी क्लैन लीडर्स आए हुए थे उन क्लैन लीडर्स ने गुस्ताखी करने की कोशिश की, यानी कि जो हीलिंग डायनेस्टी है उनके खिलाफ जाने की कोशिश किया था, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से हीलिंग डायनेस्टी रूल करने के काबिल भी नहीं है। लेकिन उन्हें पता है कि हीलिंग डायनेस्टी इतना बड़ा क्लैन है, अगर उनके खिलाफ वो जाएंगे तो उनका क्लैन, जो उनके क्लैन एकदम से मिट सकता है। हीलिंग पैट्रियार्क को अगर पता भी चला कि वो लोग उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं तो वो पूरे क्लैन को बर्बाद कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं हीलिंग पैट्रियार्क को ये पता चला था कि जो वेन क्लैन है, वेन क्लैन एंड जिन क्लैन कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि हीलिंग डायनेस्टी के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे। एंड ये जब हीलिंग पैट्रियार्क को पता चला, उनके गुस्सा तो 7वें आसमान में चढ़ गया था, क्योंकि उनके पसंद नहीं कि उनके ही क्लैन के पीठ पीछे आकर कोई और क्लैन, यानी कि कोई और पीठ पीछे छुरा कोपने की कोशिश करे। एंड हीलिंग पैट्रियार्क इन सब के बारे में आखिरी चेतावनी देकर गए थे, जहाँ पे वेन क्लैन और जिन क्लैन गुस्से में तो थे लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर वो दोबारा ऐसा कुछ करेंगे तो शायद उनका क्लैन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से मिट सकता है। इसी डर में वो लोग अपने क्लैन वापस आ गए थे। जहाँ पे अब हमें सीन शिफ्ट करके वो वुशान का दिखाया जाता है। वो वुशान अपने कमरे पर आ गया था लेकिन वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे पीछे पीछे उसका फादर वी चांग से आ गए थे। वी चांग से जो उसके पास आकर अपने बेटे के सामने बेड पर बैठते हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं, वी किंग शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वो वुशान कहता है, मैं कैसे ना करूँ, उन लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरे क्लैन के पीछे पीछे छुरा कोपने की कोशिश। उन लोगों को पता नहीं कि हीलिंग पैट्रियार्क जब अपने पर आता है तो क्या कर सकता है। अगर इस बार इस वार्निंग के बाद भी वो लोग कुछ भी करें ना तो इस बार हीलिंग डायनेस्टी जाएगा उन सब क्लैन को बर्बाद करने। जहाँ पे ये सुनने के बाद वी चांग से कहते हैं, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वार्निंग दे दिया है ना, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो लोग तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे ये सुनकर वी वुशान अपने सिर को हाँ में हिलाता है, लेकिन उसको अभी भी गुस्सा आ रहा था। उसे नफरत है इन सबसे, कोई भी उसे धोखा दे उसे बर्दाश्त नहीं, और वो धोखा से सख्त से नफरत करता है, और सबसे ज़्यादा झूठ से, क्योंकि हीलिंग डायनेस्टी के जो करंट किंग है वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते। एंड ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है, झूठ और बिट्रेट करना। अगर उसे पता भी चला, यानी कि हीलिंग डायनेस्टी के किंग को पता भी चला कि किसी ने उसके पीठ पीछे बिट्रेट यानी कि धोखा देने की और झूठ बोलने की कोशिश किया, उसका जान वो कैसे लेते हैं। जहाँ पे यही सब कुछ सारे क्लैंस बोलते हुए उस हीलिंग डायनेस्टी से बाहर निकल रहे थे। उन लोगों के अंदर डर था, क्योंकि हीलिंग पैट्रियार्क का रूप जिसने देखा है वो आज भी डरते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है। वहीं पर दो इंसान जो नदी के सामने लड़ रहे थे, लिटरली वो लोग फन भी कर रहे थे, हंस रहे थे। एक इंसान जो ब्लैक रोब पहना हुआ था, एकदम ब्लैक, उसके सिर पर एक पोनी टेल था एंड वो हंस रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल था एंड वो ही इनोसेंट स्माइल सामने वाला इंसान देख रहा था जो एक फीमेल था। वो एक फीमेल ओमेगा था एंड उस फीमेल ओमेगा का नाम फेई था। एंड
उसके साथ जो ब्लैक रोब पहना हुआ एक मेल ओमेगा था जिसका नाम शी-युन था। शी-युन जो लड़ रहा था एंड वो बोल रहा था हार मान लो फेई, तुम नहीं कर पाओगे मुझसे। जहाँ पे ये सुनकर फेई कहता है मैं नहीं, तुम हार मान लो क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे मुझसे तुम आज तक जीत नहीं पाए तो इस बार भी नहीं जीत पाओगे। जहाँ पे ये सुनकर शी-युन कहता है सच में, अच्छा ठीक है तो देखते हैं कौन जीतता है। ये कहकर वो तलवार से लगातार फेई के ऊपर वार कर रहा था और फेई डिफेंस और लड़ाई दोनों कर रहा था। जहाँ पे फेई और युन दोनों ही हंस रहे थे। जहाँ पे कुछ देर बाद जाके फेई के हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाता है और युन जो जोर जोर से हंसते हुए एक घर के छत पर उठते हुए कहता है देखा मैंने तुम्हें हरा दिया है। जहाँ पे ये सुनकर फेई जो अपने मुंह को फुलाते हुए कहता है गंदा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से पैर पटकते हुए जा रहा था। जहाँ पे ये देखकर फेई को इतना फूलते हुए देखकर जो युन था शी-युन वो हंसता है और वो कहता है फेई रुको, अच्छा आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अच्छा मैं और नहीं करूँगा ओके। जहाँ पे फेई गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मेरे पीछे मत आना। जहाँ पे जो युन था शी-युन वो नीचे उतरता है और वो फेई के पीछे दौड़ते हुए कहता है रुको मेरे लिए रुको ना। जहाँ पे फेई भी दौड़ रहा था और बोला था मेरा पीछा छोड़ो, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुमने मुझे हरा कैसे दिया। जहाँ पे फेई की बातें सुनकर जो शी-युन था वो कहता है अब मैं क्या करूँ बोलो, तुम मुझे चैलेंज कर रहे थे इसीलिए मैंने तुम्हें हरा दिया। जहाँ पे जो फेई था फेई वहाँ पे रुक जाता है और वो युन की तरफ देखता है और वो कहता है इसका मतलब तुम हर बार जानबूझ के हटते थे। जहाँ पे ये सुनकर जो शी-युन था वो चुप हो जाता है। जहाँ पे फेई कहता है बताओ। जहाँ पे शी-युन अपने सिर को नीचा कर लेता है। जहाँ पे फेई वो शी-युन के पास आता है और वो शी-युन को घूरने लगता है, लेकिन शी-युन जो अपने सिर को नीचा कर लिया था। यहाँ पे फेई शी-युन का कान खींचते हुए कहता है तुम सच नहीं बताओगे है ना। जहाँ पे शी-युन कहता है अरे सॉरी, अच्छा हाँ मैं जानबूझ के हटा था अब छोड़ो ना मुझे। जहाँ पे शी-युन की बातों को सुनकर और उसकी चाइल्डिश एक्ट देखकर फेई हंसता है और वो उसके कान को छोड़ते हुए कहता है ठीक है अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। जहाँ पे जो मतलब शी-युन था वो कहता है ठीक है। जहाँ पे फेई कहता है उसकी तरफ देखो मैं कमज़ोर ओमेगा नहीं हूँ तो मेरे सामने हारने का नाटक मत करना, अपनी पूरी ताकत से लड़ना। जहाँ पे शी-युन वो कहता है पर फेई मैं, जहाँ पे फेई उसको रोकते हुए कहता है शी-युन समझो मेरी बातें, मुझे पता है तुम जानबूझ के मेरे सामने हारते हो एंड जब भी मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करना चाहता हूँ तुम एकदम लड़ाई करने से मना करते थे और जब तुम मान जाते हो तब जानबूझ के हार जाते हो क्यों। जहाँ पे शी-युन कुछ नहीं कहता। जहाँ पे फेई कहता है बताओगे। जहाँ पे शी-युन कहता है ठीक है मैं इसलिए हार जाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें दुखी करना। मुझे पता है कि तुम किस तरह से मेहनत करते हो, कल्टीवेशन करते हो, लेकिन तुम, जहाँ पे ये कहकर वो चुप हो जाता है। जहाँ पे फेई एक गहरी से ब्रीथ लेता है और वो कहता है क्योंकि मैं कमज़ोर ओमेगा हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो शी-युन था वो कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा है फेई कि तुम कमज़ोर ओमेगा हो। जहाँ पे शी-युन की बातें सुनकर फेई कहता है तो फिर। जहाँ पे शी-युन और फेई के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आते हुए कहता है क्योंकि वो तुम्हारा फिक्र करता है फेई। जहाँ पे ये सुनकर वो दोनों ही पीछे मुड़ता है एंड उस इंसान को देखकर वो दोनों बो करते हैं एंड वो कहते हैं अंकल जाओ। जहाँ पे उस इंसान को देख शी-युन कहता है अंकल जाओ आप यहाँ कब आए। जहाँ पे फेई भी वो सेम क्वेश्चन करता है। जहाँ पे अंकल जाओ कहता है मैं तुम दोनों को ढूंढने के लिए आया था क्योंकि तुम लोग मुझे मिल नहीं रहे थे। जहाँ पे ये सुनकर जो फेई था फेई अंकल जाओ के पास जाती है और वो अंकल जाओ का हाथ पकड़ती है और वो कहता है आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे। जहाँ पे फेई की हाथ को टाइटली पकड़ते हुए अंकल जाओ कहते हैं क्योंकि तुम दोनों के लिए एक नया काम आ गया है। जहाँ पे ये सुनकर शी-युन खुश हो जाता है और वो दौड़कर अंकल जाओ के पास जाता है और वो कहता है काम, कौन सा नया काम, अब हम लोग क्या कोई नया नाइट हंट पर जाएंगे। जहाँ पे ये सुनकर जो अंकल जाओ शी-युन के सिर पर हाथ फेरते हैं और वो कहते हैं तुम्हें नाइट हंट करना इतना अच्छा लगता है। जहाँ पे शी-युन कहता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे जो फेई था फेई भी एक्साइटेडली कहता है हाँ मुझे भी पसंद है। जहाँ पे अंकल जाओ कहता है ठीक है लेकिन बैड लक ये कोई नाइट हंट नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर शी-युन जितना एक्साइटेड था और फेई वो भी कितना एक्साइटेड था, उनका फेस एकदम डल पड़ जाता है और वो कहता है क्या नाइट हंट नहीं है तो फिर। जहाँ पे अंकल फेई कहते हैं अरे ये नाइट हंट नहीं है लेकिन तुम लोगों के लिए एक्साइटमेंट होगा। जहाँ पे ये सुनकर जो फेई था वो एक्साइटेडली कहता है क्या एक्साइटेड है। जहाँ पे जो फेई की बातें सुनकर जो अंकल जाओ कहते हैं यही कि तुम लोग अब एक बड़े से क्लैन में जाओगे एंड बड़े क्लैन में जाने का मौका मिल रहा है तुम दोनों को। जहाँ पे ये सुनकर जो शी-युन कहता है बड़ा क्लैन मतलब कौन से क्लैन में। जहाँ पे जो फेई था फेई शी-युन की तरफ देखता है शी-युन जो बहुत ही गंभीर आवाज़ में ये कह रहा था। जहाँ पे जो अंकल जाओ कहता है जिन क्लैन में। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब फेई कहता है जिन क्लैन क्यों। जहाँ पे जो अंकल जाओ कहते हैं जिन क्लैन में कुछ ओमेगास की ज़रूरत है कुछ कामों के लिए एंड वो लोग खास करके मुझे जिन क्लैन के राजकुमार जिन जुशन ने मुझे कहा है कि कुछ ओमेगास को भेजे क्योंकि उनके यहाँ पे ओमेगास बहुत कम है, उनकी ज़रूरत है एंड वहाँ पे मुझे कुछ ओमेगास को भेजने के लिए बोला था एंड मेरे दिमाग में तुम दोनों ही आए हो और तुम लोगों को एक तरफ से एक फ़ायदा भी हो जाएगा कि तुम लोग इतने बड़े क्लैन को घूमने का मौका मिल जाएगा। जहाँ पे ये सुनकर जो फेई एक्साइटेडली कहता है क्लैन। जहाँ पे जो मतलब अंकल कहते हैं असल में जिन क्लैन में एक शादी होने वाला है। जिन क्लैन के राजकुमार यानी कि अगला कुल प्रमुख की शादी जियांग क्लैन के राजकुमारी ओमेगा राजकुमारी के साथ शादी होने वाला है एंड उसी की तैयारी में ओमेगा की ज़रूरत था एंड तुम्हें पता है कि जिन क्लैन में ओमेगा बहुत कम है तकरीबन ना के बराबर, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज है एंड ओमेगास की ज़रूरत है।
एंड मैंने इस चीज़ के लिए अभी तक हाँ नहीं कहा है। अगर तुम दोनों हाँ कहो तो मैं उनको बता दूँगी कि हाँ मेरे पास ओमेगास है, वो लोग हेल्प कर सकते हैं इन शादी की तैयारियों में। जहाँ पे ये सुनकर जो फे था, फे एक्साइटेड कहता है मैं जाना चाहता हूँ अंकल। जहाँ पे ये सुनकर जो अंकल था, अंकल यून की तरफ देख रहे थे, शियुन जो चुप था, एकदम चुप। जहाँ पे जो फे था, फे शियुन की तरफ देखता है और वो कहता है शियुन राजी हो जाओ, हमारे लिए एक अच्छा मौका है जिन क्लैन जैसे इतने बड़े क्लैन को घूमने का। जहाँ पे शियुन जो फे की तरफ देखता है, फे की मुस्कुराहट की तरफ देखता है और वो एक स्माइल करते हुए कहता है ठीक है हम लोग जाएंगे। जहाँ पे ये सुनकर फे तो उछल उछल के डांस करती है। जहाँ पे शियुन और जो अंकल थे, अंकल फे की तरफ देख रहे थे। फे बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पहली बार वो इस छोटी सी गांव से निकलकर वो इतने बड़े क्लैन को देखेगा। वो पहले कभी भी इतने बड़े क्लैन को नहीं देखा है, आज उसके पास मौका है इतने बड़े क्लैन को देखने का, तो ये कैसे छोड़ दे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसी खुशी में वो वहाँ से जाते हुए अंकल जाओ से कहता है मैं अभी जा रहा हूँ और ये खबर मैं सबको बताती हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो अंकल जाओ खुश होता है और वो कहता है ठीक है और ध्यान से जाना। जहाँ पे फिर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे अंकल जाओ और शियुन था। जहाँ पे अंकल जाओ शियुन की तरफ मुड़ते हैं और वो अंकल जाओ मतलब शियुन की तरफ देखने लगता है और वो कहते हैं शियुन। जहाँ पे शियुन अंकल जाओ से कहते हैं मैं खुश हूँ उसके लिए, अगर वो खुश है वहाँ जाके वो खुश होगा तो मैं भी खुश हूँगा अंकल जाओ। जहाँ पे अंकल जाओ कहते हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पे शियुन कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पे फई की खुशी है वहाँ पे मेरी खुशी है। जहाँ पे अंकल जाओ नोट करते हैं और वो कहते हैं शियुन मुझे पता है तुम्हारा कोई परिवार नहीं है और एक अकेला फई ही तुम्हारी परिवार है, उसका भी कोई परिवार नहीं था। मैं जानता हूँ कि अब तुम्हारे लिए सब कुछ फई है। जहाँ पे ये सुनकर शियुन नोट करता है और वो एकदम खामोश हो जाता है अपनी ख्याली दुनिया में, जैसे वो खो गया था। जहाँ पे अंकल जाओ शियुन की तरफ देख रहे थे, उन्हें पता है कि शियुन का कोई भी परिवार नहीं है, वो अनाथ है और फे भी अनाथ है। इसीलिए जो शियुन था, शियुन फे को अपना मानती है, अपना दोस्त मानती है, अपना सब कुछ मानती है क्योंकि दोनों के पास ही कोई परिवार नहीं थे। जहाँ पे अंकल फे यही सोचते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है फे और शियुन अंकल जाओ के साथ जिन क्लैन आ गए थे। जिन क्लैन आने के बाद जिन क्लैन को देखकर फे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो हैरानी से इस क्लैन को देख रहा था। ऑफ कोर्स जिन क्लैन हमेशा ही शो ऑफ करने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग अपने धनराशि को दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड इसीलिए जो मतलब जिन क्लैन है, जिन क्लैन को रिच क्लैन भी कह सकते हो एक तरफ से। तो यहाँ पे जो फे था, फे हैरानी से देख रहा था सब कुछ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था और सब कुछ तैयारी हो रहा था। जहाँ पे फे और शियुन दोनों ही काम करने वाले थे। यहाँ पे फे जो अंकल जाओ की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं अंकल ये कितना खूबसूरत है, ये क्लैन होता है, माय गॉड ये कितना बड़ा है। जहाँ पे अंकल जाओ स्माइल करते हैं और वो फे से कहते हैं हाँ ये बहुत बड़ा है एंड ये जिन क्लैन है। जिन क्लैन अपने धनराशि को दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं, शो ऑफ कह सकते हो। जहाँ पे जो फे काफ़ी हैरानी से देख रहा था, लेकिन शियुन ये सब कुछ देखकर लाइक कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे कि ये इसके लिए कोई नया नहीं है, बस वो इसे देखता है उसके बाद वो सीधा चलने लगता है। जहाँ पे जो अंकल जाओ उन लोगों को एक जगह पे लाते हैं एंड वो कहते हैं तुम लोगों को यहाँ पे काम करना होगा। जहाँ पे फे यहाँ पे देखता है यहाँ पे कुछ फूलों की डेकोरेशन, यहाँ पे फे और जो शियुन था बहुत अच्छे से फूलों की डेकोरेशन कर पाते थे एंड इसीलिए ये काम अंकल जाओ ने उन दोनों को दिया था। जहाँ पे ये सुनकर फे और शियुन दोनों ही नोट करते हैं और वो दोनों अब अपने काम पे लग जाते हैं। फे बहुत एक्साइटेडली सब कुछ कर रहा था और शियुन फे को देखकर खुश हो रहा था और वो दोनों ही अब फूल की डेकोरेशन करने लगे थे। असल में यहाँ पे जो जिन क्लैन है, जिन क्लैन के राजकुमार जिन जुशन के साथ जियांग क्लैन की राजकुमारी जियांग यानली की शादी हो रही थी। जहाँ पे सारे जो डेकोरेशन सब कुछ के लिए सब लोगों का हायर किया गया था, लेकिन फूलों के डेकोरेशन के लिए एक अलग से आदमी या फिर अलग से लोगों की ज़रूरत था। यहाँ पे फूलों के डेकोरेशन बेस्ट होना चाहिए था और अंकल फे को पता था कि शियुन और जो फे था वो दोनों ही फूलों के डेकोरेशन बहुत अच्छे से कर पाते थे, इसीलिए उन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था एंड वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे डेकोरेशन कर रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें पूरे 1 दिन बाद दिखाया जाता है सारे क्लैन के लोग जिन क्लैन आ गए थे। जिन क्लैन बड़ा था, लाइक उतना बड़ा नहीं जितना हीलिंग डायनेस्टी है। डायनेस्टी मतलब हीलिंग डायनेस्टी सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद जाके जिन क्लैन आता है। जिन क्लैन भी बड़ा है लेकिन मतलब हीलिंग डायनेस्टी की तरह नहीं। जिन क्लैन ने भी आमंत्रण पत्र खुद लेके गए थे हीलिंग डायनेस्टी पर। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था किंग को कि वो उनके बेटे की शादी में ज़रूर आए। जहाँ पे उनके रिक्वेस्ट को सुनकर किंग हुई वुशियान ने हाँ कर दिया था। इसी के तहत अब वो जिन क्लैन पहुँच गए थे। जिन क्लैन में जब वो आए थे खुद जिन गोंगशान ने उनको रिसीव किया था एंड जिन जुशन भी वहाँ पे था। जिन जुशन और जिन गोंगशान मिलकर उन्हें वेलकम करते हैं एंड किंग वहाँ आकर क्लैन को देखते हैं। हाँ उन्हें पता है कि जिन क्लैन को शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके क्लैन से ये छोटा ही है उन्हें लगता है। इसीलिए वो बहुत ही औहदे के साथ, जैसे कि वो खुद एक किंग है, किंग के औहदे के साथ वहाँ से जा रहे थे। जहाँ पे सब लोगों का नज़र उस किंग पर था, जो किंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ जिन क्लैन में एंटर किया था। सारे लोगों का, सारे अल्फाज बीटाज एंड कुछ ओमेगास जो उस अल्फ़ा हुई वुशियान को देख रहे थे, जिनका ऑरा बहुत अलग था एंड
दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था, जहाँ पे वो ऐसे ही चल रहे थे, जहाँ पे जिन गोंगशान वी वुशान को लेकर पहले उनके कमरा जहाँ पे स्पेशली उनके लिए तैयार किया गया था, एक बहुत लग्जरियस एंड बहुत ही सुंदर सा एक कमरा उनके लिए तैयार किया गया था, वहाँ पे लेके आते हैं। एंड जिन गोंगशान अपने सिर को नीचा करते हैं, नोट करते हैं और वो कहते हैं ये स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है किंग, एंड आप इसे स्वीकार कीजिए। जहाँ पे किंग वी वुशान द ईटिंग पैक्ट्री आप नोट करते हैं और वो उस रूम के अंदर चले जाते हैं और वो खुद जिन गोंगशान के मुंह के ऊपर उस गेट को लगा दिया था, क्योंकि वो अपने लिए अकेला टाइम चाहते थे। जहाँ पे जिन गोंगशान ये देखते हैं उसके बाद वो कुछ नहीं कहते, वो वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे जिन गोंगशान के पीछे पीछे जिन जुशन भी जा रहा था, जहाँ पे जिन जुशन अपने फादर की तरफ देख रहा था। उसके फादर थोड़ा सा गुस्से में तो थे, लेकिन वो शो नहीं करना चाहते थे। जहाँ पे जो जिन जुशन था, जिन जुशन समझ सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जहाँ पे अब शादी की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था, जहाँ पे महाराज यानी कि किंग वी वुशान अपने कमरे से बाहर के नज़ारे को देख रहे थे। सच में जो जिन क्लैन था पूरा एकदम लैंटर्न से रेड लैंटर्न एंड रेड अटायर में सज रहा था, जैसे कि शादी का माहौल होना चाहिए ठीक वैसे ही सज रहा था। एंड वी वुशान ये सब कुछ देख रहा था। उसके आंखों में इमोशंस उतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अच्छा लग रहा था उसे, क्योंकि बहुत दिनों बाद जाके वो शादी अटेंड कर रहा है। हाँ, वो अपने इन किंग का काम करते करते खुद को बहुत ज़्यादा सख्त बना लिया था, लोगों के सामने वो अलग से एटीट्यूड में रहता था, लेकिन आज उसे अच्छा लग रहा था जहाँ पे वो बाहर का नज़ारा देख रहा था। लेकिन जब वो बाहर का नज़ारा देख रहा था तभी उसका नज़र एक जगह पे गया। वहाँ पे कुछ शोर गोर सुनाई दे रहा था, जहाँ पे वी वुशान का नज़र चला गया था। वी वुशान ठीक से वहाँ पे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके कानों पर एक आवाज़ आया था, जहाँ पे उसके कानों में ये आवाज़ आया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फई की तरफ देखने के लिए? हाँ, अगर दोबारा फई की तरफ आँख उखाड़ कर देखे ना तो तुम्हारा ये आँख है ना मैं बाहर निकालूंगा, याद रखना। जहाँ पे दूसरी तरफ से एक अल्फ़ा वॉइस जो वी वुशान के कानों पर आया था, जहाँ वो अल्फ़ा वॉइस बोल उठता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की? हाँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जहाँ पे दूसरी वॉइस बोल उठता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फई के साथ इतना मिसबिहेव करने की। जहाँ पे ये सब कुछ वी वुशान सुन रहा था। वी वुशान को थोड़ा सा इंटरेस्ट लग गया, जहाँ पे वी वुशान जो अच्छे से देख नहीं पा रहा था वो सुन पा रहा था, उसके कानों में ये आवाज़ आ रहे थे, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था ठीक से। जहाँ पे वी वुशान इसे देखने के लिए अपने पावर से, अपने जो डार्क पावर थे उससे वो खिड़की से उठते हुए जो महल के नीचे आ गए थे और वो वहीं से उन लोगों को देख रहा था। वो वी वुशान उन सब से थोड़ा दूर में था, इसीलिए किसी का जो नज़र था वहाँ पे नहीं गया था। वो वहीं पर खड़ा होकर उन लोगों का आर्ग्यूमेंट देख रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ शी युन जो गुस्से में जिन दुशन की तरफ देख रहा था, जहाँ पे जिन दुशन जो फई के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। फई के कमर पर उसने हाथ रखा था, जिस वजह से फई डर गया था, फई पीछे हट गया था। जहाँ पे ये सब कुछ शी युन देख लिया था एंड शी युन को बहुत ज़्यादा गुस्सा लग गया था। असल में शी युन और फई वो लोग डेकोरेशन करते हुए जो फई था, फई ऊपर फूलों को लगा रहा था और जो शी युन था, शी युन उसे हेल्प कर रहा था। एंड तभी ही जिन दुशन का नज़र फई के ऊपर पड़ा था एंड फई के ऊपर पड़ने के बाद वो फई को तंग करने के लिए वहाँ पे आया था और उसने फई के कमर पर चिमटी काटा था एंड फई इससे डर गया था। एंड ये देखा शी युन को बहुत ज़्यादा गुस्सा लग गया था। जहाँ पे शी युन कॉलर पहना हुआ था, ठीक है, वो ओमेगा है एंड जो फई है वो भी ओमेगा है। उन दोनों ने ही कॉलर पहना हुआ था, यानी कि वो लोग अनमार्क अनमेटेड ओमेगा से। एंड इसीलिए जो जिन जुशन था, जिन जुशन उन लोगों के ऊपर गंदी नज़र दे रहा था। पहले उसका नज़र फई के ऊपर गया था एंड अब उसका नज़र शी युन की तरफ गया था, क्योंकि शी युन भी एक ओमेगा है। एंड ये उसके बॉडी से ही पता चल रहा है, क्योंकि जो अल्फाज होता है ना, अल्फाज के जो बॉडी था, अल्फाज के बॉडी थोड़ा सा ओमेगा से बड़ा होता है एंड मस्कुलाइन्स होते हैं। एंड जो ओमेगास होता है ना, ओमेगास की बॉडी थोड़ा सा थिक या फिर पतले टाइप का होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको लड़ाई करना एनऑल ये नहीं आता, अगर बचपन से वो लोग सीखते हैं तो उनका स्ट्रॉन्गनेस रहता है। लेकिन ओमेगास और जो अल्फाज की बॉडी होना थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे जो जिन दुशन था, जिन दुशन को समझ आ गया था कि शी युन भी एक ओमेगा है एंड इस वजह से वो अब शी युन के साथ भी बदतमीजी करने लग गया था एंड शी युन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो टॉलरेट कर रहा था, लेकिन अब उसका टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम चुका था एंड अब वो उसके ऊपर चिल्ला उठा था। जहाँ पे जिन दुशन भी भड़क गया था एंड जिन दुशन भी बहुत ही गुस्से से शी युन की तरफ देख रहा था एंड शी युन भी एकदम आंखों से आंखों मिलाकर, जैसे कि उसे कोई डर भी नहीं हुई इस अल्फा से, इन सब अल्फा से उसे नफरत था। जहाँ पे वो ऐसे ही देख रहा था एंड ये सब कुछ दूर से, थोड़ी सी दूर से वी वुशान भी देख रहा था। वी वुशान इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, क्योंकि सबसे जो हैरानी वाली बात था वो जो वी वुशान था, वी वुशान का नज़र शी युन की तरफ था, क्योंकि शी युन बहुत ही एटीट्यूड और शी युन की जो वॉइस थी, भले ही वो ओमेगा था लेकिन उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा कड़क था, स्टनिंग था एंड डीप था। जहाँ पे वो इस वॉइस को सुनकर वहीं पर खड़े होकर वो शी युन को देख रहा था। शी युन जो जिन जुशन की तरफ देख रहा था गुस्से में, जहाँ पे जिन जुशन कुछ देर तक शी युन को एकदम सिर से लेकर पैर तक घुटता है, उसके आंखों में ही उसकी जो नीयत था वो दिख रहा था एंड शी युन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी नज़र, इस नज़र को वो नफरत करता है। जहाँ पे वो इसी तरह उसको घूर रहा था, जहाँ पे शी युन को देखकर जिन जुशन कहता है, अच्छा तुम्हारी इतनी घमंड है तो चलो थोड़ा सा ड्वेल करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, तुम ओमेगा या मैं अल्फ़ा। जहाँ पे शी युन जो जिन जशन की तरफ देखता है और वो कहता है, मैं तुम जैसे अल्फाज के साथ बात भी नहीं करता और मुंह भी नहीं लगता। ये कहकर वो फई का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे जिन जशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। पहली बार
उसके सामने कोई ओमेगा उसको इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करके गया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था उस शी यून के ऊपर। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर चिल्लाने की, वो भी एक ओमेगा। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में वहाँ पे चिल्लाकर जाने ही वाला था, लेकिन एक फोर्स उसे रोक दिया था। एंड ये फोर्स और किसी का भी नहीं, वी वुशान का था। वी वुशान अपने डार्क एनर्जी से जो जिन दुश्मन था, जिन दुश्मन को रोक दिया था। एंड ये जो वी वुशान था, वी वुशान को खुद को रियलाइज़ नहीं हुआ था। वो बस देख रहा था, उसे पता भी नहीं कि उसकी पावर नहीं जिन दुश्मन को रोक दिया था। एंड जो वी वुशान था, वी वुशान जिन दुश्मन की तरफ देख रहा था कि जिन दुश्मन वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। तब जाके वो रियलाइज़ कर पाता है कि उसने खुद ही जिन दुश्मन को रोक दिया है अपने पावर से, लेकिन उसे खुद पता नहीं चला कि उसने कैसे और क्यों किया। ऑफ कोर्स जहाँ पे उसका मैटर नहीं चलता है वहाँ पे वो टांग भी नहीं हराता है, जहाँ पे उसका फायदा नहीं होता है वहाँ पे तो वो घूम कर भी नहीं देखता है। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसने रोक दिया, उसे क्यों रोका, वो खुद कंफ्यूज हो गया था। खैर वो अपना जो स्पीच अपना जो डार्क एनर्जी था उसे अपने तरफ खींच लिया था। एंड जो जिन दुश्मन था, जिन दुश्मन अब उसकी शक्ति से आज़ाद हो चुका था। जहाँ पे जिन दुश्मन जो अब अपने पैर को हिला पा रहा था और वो कंफ्यूज हो गया था कि कौन ये किसका काम था और वो क्यों हिल नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ देर ये सोचने के बाद उसके दिमाग में दोबारा आता है कि ये ओमेगा उसने उस ओमेगा से किसी ह्यूमिलेट किया और वो वहाँ पे जो शी यून था, शी यून और फे को ढूंढने लग गया था। जहाँ पे शी यून और फे कुछ साइड कॉर्नर पर आ गए थे, जहाँ पे जो फे था, फे शी यून की तरफ देता है और वो कहता है शी यून तुमने ये क्या किया, तुम उसके साथ क्यों लड़े, तुम्हें पता है वो कौन है। जहाँ पे जो शी यून था, शी यून कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें इतने गंदे तरीके से टच करने की। जहाँ पे जो फे था, फे कहता है शी यून मुझे पता है, आई नो तुम मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो, लेकिन इट्स ओके, हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं एंड आज हम काम करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ पे जो शी यून था, शी यून अपने आप को शांत कर रहा था। हाँ वो यहाँ पे काम करने आया है, अपना काम खत्म करेगा और वो यहाँ से चला जाएगा। जहाँ पे ये सोचकर जो शी यून था, शी यून नोट करता है और वो कहता है ठीक है। एंड वो लोग अपना काम करते हैं। उसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। रात के वक्त सब लोग अब अपने अपने रूम पर जाके सो रहे थे। जहाँ पे जो फे भी अपने रूम पर, जहाँ पे फे और शी यून को दिया गया था एक छोटा सा रूम, वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाकर बिस्तर पर लेट गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वहाँ पे जाकर ही वो सो गया था। लेकिन शी यून वो अपने कमरे पर ना जाकर वो पहले एक जो पॉन्ड था वहाँ पे आ गया था। यहाँ पे जिन क्लैन में बहुत सुंदर सुंदर पॉन्ड्स थे, जहाँ पे एक पॉन्ड के सामने वो आ गया था। वहाँ पे वो चांद की रोशनी को देख पा रहा था, चांद की रोशनी उस पॉन्ड पर पड़ रहा था एंड वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वहाँ पे वो कुछ देर खड़ा रहता है, उसके बाद वो उड़कर एकदम जो घर के छत होते हैं ना वहाँ पे उठ गया था। वहाँ पे उठकर वो वहीं पर बैठ गया था एंड वहीं पर बैठकर वो चांद को देखने लगा था। चांद कितना खूबसूरत था, रात का वक्त था, हवाएं चल रही थी, बहुत सुंदर सा एक मोमेंट था जहाँ पे वो इस सुंदर मोमेंट को देख अपने अपने जो रोप था, रोप के अंदर से एक छोटा सा चीज़ निकालता है। वो कुछ वीजल जैसा था, जहाँ पे वो उस चीज़ को अपने मुंह में लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए उसे बजाने लगता है। उस वीजल से कुछ सुंदर सा म्यूज़िक नोट निकल रहा था, जहाँ पे बहुत ही कामिंग सा एक म्यूज़िक नोट वो बजा रहा था। उसे जब भी अजीब लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता तब वो ये बजाता है, उसे अच्छा लगता है इसे बजाना। शी यून कुछ देर इस वीजल को बजाता है, उसके बाद वो उसे रोक देता है और वो चांद को देखते हुए कहता है तुम जो कोई भी हो बाहर आ सकते हो, मैंने तुम्हें देख लिया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद एक इंसान दूसरे साइड के एक पेड़ पर जो वो इंसान बैठा हुआ था, छुपा हुआ था एक तरीके से कह सकते हो, वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो उसी जगह पे उसी छत पर आ गया था जहाँ पे शी यून बैठा हुआ था। शी यून उस इंसान की तरफ बिना देखे हुए कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आ गए। जहाँ पे वो इंसान कहता है तुम बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा लेते हो। जहाँ पे शी यून वो स्माइल करता है और वो कहता है सच में। जहाँ पे वो इंसान भी एक फ्लर्टियस लुक देते हुए कहता है हाँ बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हो तुम। जहाँ पे शी यून कहता है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। जहाँ पे ये सुनकर वो इंसान हंसता है और वो शी यून के सामने ही पास ही जाके बैठ जाता है और वो शी यून को देखने लगता है। जहाँ पे शी यून उस इंसान की तरफ बिना देखते हुए कहता है क्या हुआ, क्या देख रहे हो। जहाँ पे वो इंसान बिना हेजिटेशन कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी ब्यूटी को देख रहा हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद शी यून एक स्माइल करता है और वो कहता है ये सच में। जहाँ पे यहीं पर डायरेक्ट सीन कट हो जाता है और हमें डायरेक्ट वी वुशान को दिखाया जाता है। वी वुशान वो गार्डन में था। हाँ उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो अपने कक्ष में था लेकिन वो वहाँ पे बोर फील हो रहा था, इसीलिए वो बाहर आया था थोड़ा सा टहलने के लिए। एंड वो यहाँ पे गार्डन पर आया था। जिन क्लैन का जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था एंड बहुत सुंदर भी था और अभी वेडिंग का जो तैयारी था वो हो रहा था इसी फूलों से, क्योंकि जिन क्लैन के जितने भी फूल थे ना वो सब कुछ इनके गार्डन से ही लिया गया था। एंड अब गार्डन भी बहुत सुंदर से सजाया गया था, वहाँ पे भी बहुत सारी डेकोरेशन किया गया था जिस वजह से वो गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड वी वुशान इसी नज़ारे को देख रहा था, वो फूलों की महक को इनहेल कर रहा था, उसे फूलों की महक अच्छा लगता है और वो इसी फूलों की नज़ारे को देख रहा था। तभी उसे कुछ फुट स्टेप की आवाज़ आती है। पहले वो नॉर्मल था लेकिन धीरे धीरे वो फुट स्टेप रनिंग में बदल गया था, जैसे कि कोई दौड़ रहा हो। एंड वी वुशान जो एक योद्धा है, ऑफकोर्स फाइटर है, तो वो ऑफकोर्स समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई तो है एंड कोई तो दौड़ रहा है। फुट स्टेप उसके कानों पे आ रहा था और वो चारों तरफ देख रहा था लेकिन चारों तरफ कोई भी हलचल नहीं था, कोई भी हलचल नहीं।
वही विशान को पहले थोड़ा अजीब लगता है, उसके बाद वो अपने पावर से हवा में उड़ता है और वो अब उड़कर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था और वो वहीं पे हवा में खड़ा हुआ ही था। तभी उसके पीछे से एक इंसान आता है और उसके ऊपर जंप कर देता है। वही विशान को मौका भी नहीं मिला था। वही विशान जो डायरेक्ट अपना बैलेंस खोकर ज़मीन पर गिर गया था और उसके ऊपर एक इंसान आ गया था। वही विशान इतना शॉक था कि वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाया था। जहाँ पे वो इंसान जो विभूषण था, विभूषण का मुंह को पकड़ लिया था, क्योंकि विभूषण चिल्लाने वाला था, लिटरली चिल्लाने मतलब वो चीख कर बोलने वाला था कौन हो, लेकिन उस इंसान ने विभूषण का मुंह को टाइटली पकड़ लिया था और वो अपनी स्टनिंग वॉइस में कहता है, चुप, एक शब्द नहीं, अपने मुंह को बंद रखो, जैसा मुनि बोला वैसा करो। जहाँ पे विभूषण जो अभी लेटा हुआ था और उसके ऊपर एक इंसान था जिसे वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इंसान अपने फेस को ढका हुआ था। जहाँ पे विभूषण के ऊपर वो जो इंसान था वो कहता है, अपने मुंह को बंद रखना, एक भी शोर मत करो। जहाँ पे विभूषण उस इंसान को देख रहा था, उस इंसान की सिर्फ आंखें दिख रही थी, जहाँ पे बस उसकी आंखें ही और कुछ नहीं दिख रहा था। जहाँ पे उस इंसान ने विभूषण के मुंह पर हाथ रख लिया था। विभूषण तो कुछ समझ नहीं पाया। जहाँ पे वो इंसान एकदम उसके ऊपर ही लेट गया था और वो उसके चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए कहता है, शांत हो जाओ, एक भी शोर मत करना। जहाँ पे विभूषण तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। विभूषण चारों तरफ देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि कोई तो और है जो आया था। जहाँ पे वो आकर उड़कर उनके ही ऊपर से उड़कर चला भी गया। असल में अंधेरी की वजह से वो लोग एक झाड़ियों के टाइप झाड़ियों से एकदम लिपट गए थे, जिस वजह से वो जो इंसान उस इंसान के पीछे था, वो इंसान विभूषण और उस इंसान को जो विभूषण के ऊपर था उसे देख नहीं पाया था। एंड उस वजह से वो जो इंसान था वो चुपचाप वहाँ से चला गया था। एंड जब वो इंसान चला गया था तब जाके जो विभूषण के ऊपर वो इंसान था ना, वो अपना हाथ हटाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। जहाँ पे विभूषण एकदम खामोश लेटा हुआ था और वो इंसान को देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान जब नोटिस करता है कि हाँ उसके नीचे कोई है, तब जाके ख्याल आता है कि हाँ नीचे कोई है, तब जाके वो नीचे देखता है जहाँ पे वो विशान उसी को ही घूरे जा रही थी। जहाँ पे वो इंसान थोड़ा सा ऑकवर्ड सा स्माइल करता है और वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वो अपने कपड़ों को पोंछते हुए एक ऑकवर्ड सा रिएक्शन देते हुए कहता, सॉरी आप ठीक तो है ना। जहाँ पे वो विशान अभी भी लेटा ही हुआ था। ये क्या हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये जो इंसान था ये क्या किया उसने अभी तक। जहाँ पे जो विभूषण था, विभूषण अपने होश में आता है और वो भी उठता है। उठने के बाद वो भी अपने कपड़े को झाड़ते हुए उस इंसान की तरफ घूरते हुए कहता है, कौन हो तुम और ये इसका मतलब क्या है। जहाँ पे वो जो इंसान था थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, तुम देख ही रहे थे कि मेरे पीछे कोई था, मैं उससे बच रहा था और मुझे कोई और जगह मिला नहीं, तो मैं बस जैसे तैसे छुपना चाहता था और मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही किया। जहाँ पे ये सुनकर वो विशान सच में अपने मुंह को खोल कर देख रहा था। ये किस तरह का लॉजिक हुआ, छुपना चाहते हो जाओ खुद, अकेले जाके छुपो, उसे क्यों छुपाने लग गया ये। जहाँ पे वो विशान ऐसे ही घूर रहा था। जहाँ पे वो इंसान अपने मुंह से कपड़ा हटाते हुए वो एपोलॉजी टोन में कहता है, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पे जब उस इंसान ने अपना मुंह खोला था ना, विशान एकदम थम गया था और वो इंसान को देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान हंस रहा था। हाँ, उसके चेहरे पर स्माइल था, एक जेन्युइन स्माइल था, जैसे कि वो खुलकर हंस रहा हो। जहाँ पे वो विशान बस उस हंसी को ही देखे जा रहा था। जहाँ पे वो इंसान जो विंग से माफ़ी मांग रहा था, जब वो नोटिस करता है कि वो विशान ऐसे ही बिना पल के झपकाए उसी को ही घूर रहा है, तब जाके वो विशान के सामने अपने हाथ को लाता है और हाथ को हिलाते हुए कहता है, हेलो हेलो मिस्टर। जहाँ पे तब जाके वो विशान होश में आया था और वो उस इंसान की तरफ देखते हुए हाँ। जहाँ पे वो इंसान कहता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। जहाँ पे वो विशान वो खास कर कहता है, मैं कैसे घूर रहा हूँ। जहाँ पे वो इंसान स्माइल करता है और वो कहता है, ओ रियली, आप घूर नहीं रहे थे। जहाँ पे वो विशान जो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, हम देखो, एक तो तुम मेरे ऊपर आ गए, ऊपर से तुमने मेरे मुंह पर हाथ रखा और अब ये सब क्या बोले जा रहे हो। जहाँ पे वो इंसान एक स्माइल करता है और वो कहता है, आई एम सॉरी। जहाँ पे वो बहुत ही क्यूटली ये सब कुछ बोल रहा था और वो विशान जिंदगी में पहली बार उस इंसान को देखकर उसे कुछ अलग सा फील हुआ था। हाँ, उसे पता नहीं ये क्या था, लेकिन फील तो हुआ था। जहाँ पे वो सिर्फ उसको ही, उसकी स्माइल को ही देखे जा रही थी। जहाँ पे वो इंसान था वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय मेरा नाम शीयून है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो विंग था, विंग अपने मुंह से लेता है, शीयून। जहाँ पे जो शीयून था, जी हाँ वो शीयून था, वो कहता है, हाँ मेरा नाम शीयून है। जहाँ पे वो विशान जो उस हाथ को देख रहा था जो शीयून ने आगे बढ़ाया हुआ था, वो अपने हाथ को शीयून के हाथ में रखता है और वो कहता है, मेरा नाम विभूषण है। जहाँ पे ये सुनने के बाद उसके चेहरे पर और भी बड़ी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, विभूषण। जहाँ पे जो विभूषण था वो नोट करता है और वो कहता है, हाँ। जहाँ पे वो जो इंसान था यानी कि शीयून, वो कहता है, ग्रेट, अच्छा नाम है, अच्छा मैं अभी चलता हूँ, अभी मुझे जाना होगा, वरना मेरा जो दोस्त है वो अभी मुझे ढूंढने लग जाएगा और अगर नहीं मिला तो वो सच में मुझे मार डालेगा, ठीक है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने ही लगता है, तभी वो रुक जाता है और वो पीछे मुड़ता है और वो कहता है, वैसे विभूषण बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। जहाँ पे ये कहकर वो एक प्यारा सा स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विभूषण सिर्फ उस इंसान को ही देखे जा रहा था, बट ये क्या था, हुआ क्या ये, वो कंफ्यूज हो गया था। जहाँ पे वो अभी भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन शीयून वहाँ से उड़कर ही चला गया था। जहाँ पे जो विभूषण था, विभूषण कुछ देर वहीं पर रुका हुआ था, कुछ देर वहाँ पे खड़ा रहता है। उसके बाद वो अपने होश में आकर अपने रूम पर चला जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पे रहकर करेगा भी क्या। जहाँ पे वो अपने रूम पर आकर अपने बेड पर लेट जाता है और लेटने के बाद जब उसने अपने आँखों को बंद किया था, उसके चेहरे पर उसके आँखों बंद करने के बाद ही उसके आँखों के सामने एक स्माइल यून था, शी यून, जिसके चेहरे पर स्माइल था, एक एंजेलिक स्माइल।
जो बहुत ज़्यादा प्यारा था है। हाँ, वो समझ पाया था कि ये एक ओमेगा है एंड ये ओमेगा मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा एडोरेबल था और उसकी स्माइल जिसमें हर एक अल्फ़ा मर जाए ऐसा था। हाँ, मतलब एक कातिल स्माइल होता है ना, ठीक वैसा वाला था शियुन का स्माइल, जहाँ पे वी वुशान यही सोचकर अपनी आँखों को बंद करके उस इंसान को इमेजिन कर ही सो जाता है। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वुशान उठता है। आज शादी होने वाला था। सारे क्लैन्स तो ऑलरेडी आ चुके थे। सारे क्लैन्स यहाँ पे नी क्लैन, फिर वेन क्लैन, जांग क्लैन तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आ चुके थे, क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी जिन क्लैन में, तो ऑफ कोर्स वो लोग तो पहले ही आएंगे। जहाँ पे मो क्लैन भी था, शू क्लैन भी था, सारे क्लैन्स यहाँ पे मौजूद थे। जहाँ पे जो वी वुशान था, वी वुशान फ्रेश होने के बाद वो शादी के हॉल में चला गया था, जहाँ पे उसके लिए स्पेशली एक अलग सा थ्रोन तैयार किया गया था, जहाँ पे उसे बैठने के लिए दिया गया था, जहाँ पे वी वुशान वहीं पर बैठ गया था। जहाँ पे अब शादी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सब लोग आ गए थे, तो अभी शादी के जो मुहूर्त था वो भी आ गया था, तो ऑफकोर्स वो लोग शादी को स्टार्ट करते थे। एंड फाइनली कुछ रिचुअल्स के बाद शादी कंप्लीट हुआ था, जहाँ पे वी वुशान मतलब उस शादी को देख भी रहा था और साथ ही साथ किसी को ढूंढ भी रहा था। उसकी नज़र इधर उधर जा रहा था, जहाँ पे ये सब कुछ जिन गोंगशान नोटिस कर रहे थे, जहाँ पे जिन गोंगशान उसके सामने ही मतलब एक मतलब चेयर पर बैठा हुआ था, एक थ्रोन पर बैठा हुआ था, जहाँ पे जो मतलब जिन गोंगशान अपने सिर को नीचा करते हुए पोलाइट वे में कहता है, किंग आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जहाँ पे ये सुनने के बाद वी वुशान जिन गोंगशान की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। जहाँ पे ये कहकर अब वो एकदम स्टिफली बैठ गया था, अपने चेहरे पर एकदम कोई भी रिएक्शन नहीं, एकदम कोल्ड फेस बनाकर वो मतलब बैठा हुआ था। जहाँ पे वी वुशान जो मतलब उस इंसान को तो ढूंढ रहा था, वो जब नहीं मिला तो उसे थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसके सामने वही इंसान आके खड़ा हो गया था, जो इंसान को उसने रात को देखा था। वही स्टैंडिंग स्माइल, वही प्यारा सा एडोरेबल सा फेस, जहाँ पे दूर पे ही जो फेई था, यानी कि जाओ फेई के साथ ही शीयुन खड़ा हुआ था। शीयुन जो स्माइल करते हुए शादी को देख रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल था, और जो जाओ फेई के चेहरे पर भी स्माइल था। एंड विंग का तो नज़र एकदम शीयुन के ऊपर पड़ गया था। शीयुन जो एक्स्ट्रा ब्यूटी लग रहा था। आज शीयुन ने एक बहुत सुंदर सा रोब पहना हुआ था, हालांकि जो मतलब जो जाओ फेई था वो भी एक सुंदर सा ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन फिर भी जो मतलब शीयुन अलग ही लग रहा था विंग के नज़र में। जहाँ पे जो शीयुन जाओ फेई से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। जहाँ पे जाओ फेई स्माइल करते हुए कहता है, और तुम भी लग रहे हो। जहाँ पे जो शीयुन भी स्माइल करता है। असल में वो लोग शादी में नहीं रहने वाले थे, वो लोग अपना काम खत्म करके जाने ही वाले थे, लेकिन जो अंकल जाओ ने उन दोनों को रोक लिया था, क्योंकि जिन जिशन ने कह दिया था कि उन लोगों ने इतना सुंदर सा डेकोरेशन किया है तो वो लोग भी शादी पर रहे, तो इसीलिए जाओ फेई और जो शीयुन था वो दोनों ही रह गए थे। एंड उन लोगों के लिए एक अलग सा ड्रेस भी जिन जिशन ने दे दिया था, एंड जिन जिशन की वो लाई हुई ड्रेस को ही जाओ फेई और जो शीयुन ने पहना था। शीयुन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, उसकी स्टनिंग स्माइल था, जहाँ पे जो उसकी जो स्टनिंग स्माइल था वो सिर्फ एक इंसान ही घूरे जा रहा था, और वो और कोई नहीं, वी वुशान था। वी वुशान मतलब अपने पलकों को झपकाना भूल गया था, क्योंकि वो सच में स्माइल को मतलब इतना क्यूट स्माइल कैसे किसी इंसान का हो सकता है, जहाँ पे वो ऐसे ही देख रहा था, जहाँ पे शादी भी खत्म हो गया था, और जहाँ पे जो मतलब फेई था, यानी कि जाओ फेई और जो शीयुन था वो तो अपनी अलग दुनिया में थी। अब बैंक्वेट जो स्टार्ट हो गया था, वहाँ पे अब सब लोग वी वुशान को घेर कर बैठ गए थे, एंड वो लोग अब क्लैन के बारे में, क्लैन कैसे और भी ज़्यादा मतलब अच्छा किया जाए, वही चीज़ों के बारे में वी वुशान के साथ बात कर रहे थे। जहाँ पे वो लोग क्लैन के बारे में बात कर रहे थे, और वी वुशान भी उन लोगों के साथ इन सब क्लैन्स के बारे में भी बात कर रहा था, जहाँ पे वो अब अपने क्लैन के बारे में और बाकी सब क्लैन के बारे में बात करने लग गया था। अब वो बिजी हो गया था लोगों के साथ। दूसरी तरफ जाओ फेई और जो शीयुन था वो दोनों अब यहाँ से चले जाने वाले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अब इस बैंक्वेट में रहने का कोई भी मतलब नहीं होता। ये उन बड़ों क्लैन वालों का ही बैंक्वेट है, जहाँ पे वो लोग रहकर क्या करेंगे। वो लोग शादी पर रहना चाहते थे, क्योंकि एक तो जाओ फेई पहली बार जो मतलब होता है ना दोनों क्लैन की शादी कैसे होती है वो देखना चाहता था, जहाँ पे वो गाँव पे ये सब कुछ नहीं देख पाता था, इसीलिए इसके लिए जो शीयुन रुक गया था। जहाँ पे शीयुन भी जाओ फेई को खुश देकर वो भी खुश हो गया था, जहाँ पे जाओ फेई खुश होकर शीयुन के साथ वहाँ से उस बैंक्वेट हॉल से निकल गया था। जहाँ पे जाओ फेई कहता है, शीयुन देखा तुमने कितना बड़ा शादी था, मैं सच में हैरान हूँ, क्या सच में क्लैन में इतनी ऐसे शादी होते हैं। जहाँ पे जाओ फेई की बातें सुनकर शीयुन कहता है, हाँ ऐसे ही होते हैं, तुम्हें अच्छा लगा? जहाँ पे शीयुन कहता है, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जहाँ पे जो शीयुन थोड़ा सा मतलब नॉटी सा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी भी शादी मैं ऐसे ही करवाऊँ। आई विश कि तुम्हारा शादी किसी क्लैन लीडर से हो जाए। जहाँ पे ये सुनने के बाद जाओ फेई बहुत ही गुस्से में वो शीयुन की तरफ देख रहा था, जहाँ पे शीयुन जो हंस रहा था, जहाँ पे जाओ फेई भी हंसता है और वो कहता है, ये तो तुम पर भी लागू होता है, तुम्हारी भी शादी मैं किसी क्लैन लीडर के साथ ही करवा दूंगा। जहाँ पे जो शीयुन जो इतनी देर से स्माइल कर रहा था, तुरंत ही उसका स्माइल एकदम फीका पड़ गया था। जहाँ पे वो सीरियसली मतलब जाओ फेई की तरफ देख रहा था। जाओ फेई जो हंस रहा था, लेकिन जो शीयुन का फेस है वो देखकर वो एकदम शांत हो गया था। जहाँ पे शीयुन कुछ देर जाओ फेई की तरफ देखता है और वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं इसके किस्मत में क्या होता है, तो पहले से सब कुछ डिसाइड करना ठीक बात नहीं है। जहाँ पे ये कहकर वो आगे चला जाता है, जहाँ पे जाओ फेई उसके पीछे जाते हुए कहता है, शीयुन कम ऑन, अच्छा आई एम सॉरी, मैं नहीं कहूँगी दोबारा ऐसा। जहाँ पे ये सुनकर जो जाओ मतलब शीयुन था वो नोट करता है और वो कहता है, चलो अब यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे ये कहकर वो लोग वहाँ से उस क्लैन से निकल जाते हैं। जहाँ पे अंकल जाओ उन लोगों के साथ था, अंकल जाओ उन लोगों के पीछे था, और जो शीयुन और जो जाओ फेई था वो दोनों सामने जा रहे थे। जहाँ पे
ये सब कुछ कॉन्वर्सेशन मतलब अंकल जाओ सुन रहे थे, जहाँ पे वो कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही रखता हूँ। आई होप आप सभी को मेरा इस एफएफ का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो। आई नो आप सभी के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग ये है कि आखिर यहाँ पे लान वांगजी कहाँ है, लान वांगजी का चैप्टर कब आएगा। तो गाइस अगर आप लोग गौर से इसे सुनेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। बस मैं यही हिंट दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ये स्टोरी मैंने बहुत अलग तरीके से बनाने की कोशिश किया है, जहाँ पे आप लोगों को हैरानगी, बॉम्ब, बहुत कुछ मिलने वाला है। लाइक अभी आपको जैसा सिंपल दिख रहा है ना, वैसा सिंपल होने नहीं वाला है। स्टोरी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्म्स होंगे, जहाँ पे हम लोग रिवेंज भी देखेंगे, हेट्रेड भी देखेंगे, लव भी देखेंगे और गुस्सा, जेलसी सब कुछ देखेंगे, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे। और ये स्टोरी लॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत लॉन्ग होगा। आई नो मैं मतलब शैंगन स्टोरी बहुत लॉन्ग बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं इसे लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने मतलब लंबे लंबे पार्ट बनाकर इसे खत्म करने का सोचा है। इसीलिए आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा हो। और मैंने आज इसका फर्स्ट पार्ट डाला है, अगर इसका अच्छा रिव्यू मुझे मिलेगा तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी, तो ज़रूर कॉमेंट में बताना। और हाँ, स्टोरी जैसा भी हो, बस एक बार ध्यान से सुनना और गौर से सुनना कि मैंने क्या क्या कैरेक्टर ऐड किया है। बस इतने से ज़्यादा और हिंट मैं नहीं दे सकता हूँ। जो समझदार होंगे वो समझ जाएगा। ठीक है, अभी यहीं पर रखते हैं। बाय बाय।